हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि राउटिंग क्या होती है। फिर देखेंगे कि राउटिंग के अंदर जो हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करता है और उसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं जो कि हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकली हमारे सामने मौजूद हैं। एंड थर्डली जो हमारा प्रोटोकॉल होगा जिसको हम देखेंगे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एक सिनेरियो के अंदर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राउटिंग क्या है। तो जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है कि राउटिंग जो है अ नेम इंडिकेट, जोसेफ पोस्टल ये कहता है अ नेम इंडिकेट दैट वी सीक, एन एड्रेस इंडिकेट वेयर इट इज़ एंड अ राउट इंडिकेट हाउ वी गेट देयर। यानी किस हमारी डेस्टिनेशन क्या है और एड्रेस क्या है और कौन सा रूट है जिसके थ्रू हमने उस जगह तक पहुंचना है, इसको रूटिंग कहा जाता है। तो अगर हम देखें रूटिंग और फॉरवर्डिंग के अंदर डिफरेंस क्या है, तो रूटिंग और फॉरवर्डिंग के अंदर यानी दो चीज़ें होती हैं। एक को कहते हैं कंट्रोल प्लेन और एक को कहते हैं डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन बेसिकली क्या करता है, उसका काम है कि वो पाथ को फाइंड करता है और उस पाथ को फाइंड करने के बाद उसके अंदर जो पैकेट्स हैं उनके फ़्लो को मैनेज कर रहा होता है। दूसरी तरफ जो डाटा प्लेन होता है वो बेसिकली उस पैकेट को एक इनवर्ड इन लिंक से लेके इंग्रेस लिंक से लेके एक आउटगोइंग लिंक के ऊपर फॉरवर्ड कर रहा होता है। ठीक है। और हर राउटर के पास एक अपना इंडिविजुअल फॉरवर्डिंग टेबल होता है जिसको वो देखता है और देख के कि इस राउटर से अगर दूसरे राउटर पर जाना है तो मेरा कौन सा लिंक है जो कि मुझे दूसरे राउटर पर लेके जा रहा है, इस टेबल को कहा जाता है फॉरवर्डिंग टेबल। दूसरी तरफ एक राउटिंग टेबल होता है जिसके अंदर ये इंडिकेशन होती है कि एक पाथ से एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जो आपके पास एक पाथ है वो क्या टोटल पाथ है, टोटल होप्स कौन से हैं जिनको थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं, बेस्ट एफिशिएंट पाथ है। और जो फॉरवर्डिंग टेबल है वो डिपेंड, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि मेरे साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं वो किस किस लिंक पे मौजूद हैं। इन केस अगर मुझे कोई डाटा एक फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन फॉरवर्ड करना है और जो बेस्ट एफिशिएंट पाथ है उसके अंदर जो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है वो कौन सा आ रहा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आएगी फॉरवर्डिंग टेबल से। और जो बेस्ट एफिशिएंट पाथ की टेबल की इंफॉर्मेशन आएगी वो आएगी राउटिंग टेबल से। तो हमारे पास राउटर के ऊपर दो किस्म के टेबल होंगे, एक राउटिंग टेबल होगा और एक फॉरवर्डिंग टेबल होगा। तो जैसा कि ये देखें आगे एक पिक्चर के अंदर भी चीज़ बताई जा रही है कि हमारे पास राउटरिंग के अंदर दो चीज़ें राउटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक को कहते हैं प्रोसेसर, एक को कहते हैं स्विचिंग फैब्रिक। प्रोसेसर बेसिकली आपका कंट्रोल प्लेन और होता है जो कि डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि आपके पास बेस्ट एफिशिएंट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या है। और दूसरी तरफ एक स्विचिंग फैब्रिक होता है जिसके अंदर लाइन कार्ड्स लगी होती हैं जो कि एक डाटा को किसी एक साइड से ले रही होती हैं और किसी एक साइड से आउट कर रही होती हैं। तो जो डाटा प्लेन है वो बेसिकली इन स्विचिंग फैब्रिक के ऊपर होता है कि वो किस तरह एक जगह से डाटा लेते हैं और दूसरी जगह पे फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये राउटर के फिज़िकल इन लेआउट्स हैं सिस्को के कुछ इस तरह के नज़र आते हैं, और अगर जूनिपर सीरीज़ के देखें तो इस तरह के राउटर्स होते हैं। तो इसके अंदर ये स्विचिंग है और ये लाइन कार्ड्स मौजूद हैं। अगर लाइन कार्ड इंटरफेस की बात करें तो हमारे पास दो किस्म के इंटरफेसिंग होते हैं, एक को फिज़िकल लिंक कहते हैं और एक को स्विचिंग फैब्रिक कहते हैं। तो अगर हम स्विचिंग फैब्रिक की बात करें तो उसका काम होता है कि वो पैकेट्स को इनसाइड द राउटर डिलीवर करते हैं, और इनकी डिलीवरिंग का मैकेनिज़्म जो है वो काफ़ी क्विक होना चाहिए, ताकि जो इनका क्यूइंग डिले है कि एक पैकेट एक जगह एक इन हुआ राउटर के अंदर, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आगे फॉरवर्ड लिंक पे चला गया कि उसने किस इंटरफेस से आउट होना है, इसके अंदर जो डिले है वो कम से कम होना चाहिए, ताकि आपको जो रिलायबिलिटी है और जो एफिशिएंसी है और क्वालिटी ऑफ सर्विस है फॉर यूज़र वो अच्छी से अच्छी मिल सके। अब ये जो स्विचिंग फैब्रिक की इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स हैं वो तीन किस्म की हैं, एक को बस कहते हैं, एक को क्रॉस बार कहते हैं और एक को इंटरकनेक्शन नेटवर्क कहते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे, अगर आप पैकेट स्विचिंग की बात करेंगे स्विच कैसे होता है, तो देखिए एक पैकेट आया जो कि इंटेंट था लिंक नंबर 4 के लिए। ठीक है, लिंक नंबर 1 पे आया, इनवर्ट हुआ एक लिंक से लिंक नंबर 1 पे, और आउटगोइंग इसका जो लिंक है वो लिंक नंबर 4 है।
तो ये देखें ये 4 पे चला गया। तो अगर हम इसी एग्जांपल को इस तरह देखें तो ये देखें लिंक नंबर 1 पे आया, ये जो स्विचिंग फैब्रिक है इसने देखा कि ये तो आउटगोइंग लिंक जो है वो है लिंक नंबर 4 पे, तो ये देखें लिंक नंबर 4 पे आया और यहाँ से आउट हो गया। तो एट दैट्स हाउ स्विचिंग फैब्रिक जो है वो वर्क कर रहा होता है। राउटर के प्रोसेसर जो है हमने पहले भी देखा है कि वो बेसिकली उसका काम होता है कि वो पैकेट्स को हैंडल करता है और उसके अंदर रूटिंग प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट की रूटिंग प्रोटोकॉल की मदद से वो चेक करता है कि बेस्ट एफिशिएंट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या हो सकता है। अब अगर हम देखें तो ये फॉरवर्डिंग टेबल जो हैं ये आते कहाँ से हैं, ये यानी आपको कैसे पता चलता है कि इस लिंक से इंफॉर्मेशन आई और आगे इस इंफॉर्मेशन पे जो है ना इस जगह पे ये इंफॉर्मेशन भेजनी है। तो उसके लिए जो आपके पास ये जो इंफॉर्मेशन है ये बेसिकली आपको आती है रूटिंग प्रोटोकॉल से। ठीक है, तो रूटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली क्या करता है, रूटिंग प्रोटोकॉल बेसिकली एक बेस्ट एफिशिएंट पाथ जो है वो निकाल के देता है आपको फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसके अंदर राउटर को दो चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है कि फर्स्ट वन विच राउटर टू यूज़ टू रीच अ डेस्टिनेशन प्रेफिक्स, यानी आपका सोर्स कौन सा है और जिससे आपने डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, और फिर उसके पास वो कौन सा आउटगोइंग इंटरफेस है जिसके थ्रू आप उस राउटर तक पहुंचेंगे। ये दो चीज़ें आपको एक राउटर को पता होनी चाहिए ताकि वो उसकी इंफॉर्मेशन निकाल सके कि बेस्ट एफिशिएंट पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या हो सकता है। तो आज की हम बात करें तो सबसे पहले हमने देखा कि रूटिंग क्या है और रूटिंग के अंदर हमने देखा कि फॉरवर्डिंग और क्या होती है, स्विचिंग क्या होती है, फॉरवर्डिंग और स्विचिंग में क्या फ़र्क है, और स्विचिंग फैब्रिक क्या होता है, कंट्रोल प्लेन क्या है और डाटा प्लेन क्या है। तो आगे हम चलें तो आज हम देखेंगे कि लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल क्या होता है और ये कैसे किस एल्गोरिथम पे बेस करता है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो इसकी बात करें तो लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल पे जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट भी कहते हैं, ये डाइगस्ट्रा एल्गोरिथम 1959 पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको बाद में कहा गया शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट के नाम से ये मशहूर हुआ। ये बेसिकली कहता क्या है कि तमाम के तमाम राउटर के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का मतलब है कि जब भी ये किसी भी सिनेरियो पे इम्प्लीमेंट होगा तो उस सिनेरियो में जितने भी राउटर्स होंगे तमाम के तमाम राउटर्स पे पूरी की पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी हर राउटर के पास पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन मौजूद होगी और हर राउटर को पता होगा कि अगर मेरे पास कोई एक सोर्स आएगा तो उसका डेस्टिनेशन, अगर मैं उसको बताता हूँ कि हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन ये है, तो उस नेटवर्क टोपोलॉजी से वो देख लेगा कि इस मेरे पास एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन क्या बेस्ट पाथ है। अच्छा जी, लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर जो राउटर होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक लिंक स्टेट पैकेट जो है हर राउटर क्या करता है, क्रिएट करता है एक लिंक स्टेट पैकेट जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क एड्रेस की और कॉस्ट की उसके नेबर पे पहुंचने की। ठीक है जी, यानी ए टू बी अगर मैंने जाना है और अगर ए टू डी जाना है मैंने और मेरे पास ए टू बी कॉस्ट है ए टू बी 2 है और ए टू सी V1 है, तो ये जो मेरे पास नेटवर्क एड्रेस है फ्रॉम ए टू बी वो मुझे पता होना चाहिए वो क्या है। लेट्स से इट विल बी 172.168.10.2। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ए टू बी मेरे पास जाने का क्या एड्रेस है और फिर उसके बाद उसके लिंक की कॉस्ट क्या है, यानी उस नेबर तक पहुंचने के लिए जो मेरे पास लिंक की कॉस्ट है वो क्या है। जैसे ए टू बी मैंने 2 कहा तो दैट इज़ माई लिंक कॉस्ट ये है। तो लिंक और एलएसपी का जो पैकेट है लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर सबसे पहले एक एलएसपी का पैकेट जनरेट होता है जिसके अंदर ये दो इंफॉर्मेशन होती है, और एलएसपी का जो पैकेट है ये बेसिकली तमाम के तमाम राउटर्स पे जाता है जो कि अपने डाटा को अपडेट करते हैं कि इनका मेरा नेटवर्क एड्रेस ये है और मेरा तुम्हारे पास पहुंचने के लिए जो लिंक कॉस्ट है वो ये है। तमाम के तमाम जो राउटर्स हैं लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर वो क्या करते हैं, इस पैकेट्स को एलएसपी के पैकेट्स को लिंक स्टेट पैकेट को रिसीव करते हैं और अपनी एक टोपोलॉजी डिसीजन लेवल एक टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन अपने पास मेंटेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, एलएसपी का पैकेट हम देखते हैं कि कब कब जनरेट होता है।
तो ये 5 इवेंट्स पे जनरेट होता है। सबसे पहला कि टाइम पीरियड पासेस के लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल जब भी इम्प्लीमेंट होता है तो हर 30 मिनट के बाद एक अपडेट जाती है। ठीक है, तो टाइम पीरियड पासेस का मतलब है कि एक इंटरवल है, उसके बाद ऑटोमेटिकली एक अपडेट जो है पूरे के पूरे नेटवर्क पे जाएगी और उसके अंदर उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन कोई भी अपडेशन है तो हो जाएगी, नहीं है तो वो जो भी राउटर्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस उनके पास पैकेट आएगा एलएसपी का वो उसको डिस्कार्ड करते जाएंगे। सेकंड है कि न्यू नेबर कनेक्ट होने जब भी आपके नए टोपोलॉजी के अंदर जिसके अंदर आपने लिंक स्टेट जो है राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया है, तो जब भी उसके अंदर कोई नया नेबर कनेक्ट होगा तो लिंक स्टेट पैकेट जनरेट होगा और तमाम के तमाम राउटर्स के पास इंफॉर्मेशन चली जाएगी कि मेरा ये वही दो इंफॉर्मेशन कि मेरा नेटवर्क एड्रेस ये है और मेरी लिंक कॉस्ट ये है। थर्डली, द लिंक कॉस्ट ऑफ अ नेबर हैज़ चेंज कि अगर किसी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने के लिए जो लिंक कॉस्ट है अगर वो चेंज होती है इन एनी केस फिर वो दोबारा एलएसपी का पैकेट जनरेट होगा और उसके अंदर वही दो इंफॉर्मेशन नेटवर्क एड्रेस एंड लिंक कॉस्ट चली जाएगी। आ लिंक टू नेबर हैज़ फेल्ड, अगर कोई लिंक फेलियर हो जाता है तब भी, और अगर नोड ही फेलियर हो जाती है तब भी लिंक स्टेट पैकेट्स जनरेट होंगे। तो लिंक स्टेट पैकेट्स 5 इवेंट्स पर जनरेट होंगे। अ टाइम पीरियड पासिस, न्यू नेबर कनेक्ट टू द नेटवर्क, द लिंक कॉस्ट ऑफ अ नेबर हैज़ चेंज, अ लिंक टू अ नेबर हैज़ फेल्ड, अ नेबर हैज़ फेल्ड। नेक्स्ट, लिंक कॉस्ट के अंदर वही जैसे हमने पहले बताया कि उसके अंदर दो इंफॉर्मेशन होती है, यानी एक टपल होता है, द नेम ऑफ द नेबर टू अ राउटर और द कॉस्ट ऑफ द लिंक दैट कनेक्ट टू द नेबर। अच्छा जी, लिंक स्टेट पैकेट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि राउटर्स के अंदर ही राउटर्स ने ही इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है और राउटर्स ने ही वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करनी है, डिलीवर भी करनी है और उसके बाद उसके मुताबिक अब प्रोसेसिंग भी करके अपने पास इंफॉर्मेशन भी जो है वो डिलीवर करनी है। तो इस वजह से जो एक्चुअल काम है राउटर का कि बेस्ट एफिशिएंट पाथ फाइंड करना, वो थोड़ा सा उसके लिए हाई प्रोसेसर वाला आपके पास राउटर चाहिए होता है ताकि वो इजीली ये सारे काम कर सके कि एलएसपी को जनरेट भी करना है, एलएसपी को डिलीवर भी करना है और एलएसपी को बाद में प्रोसेस भी करना है, ये काम भी करना है और इसके साथ साथ उसने बेस्ट एफिशिएंट पाथ भी करना है और उसके साथ साथ उसने स्विचिंग फैब्रिक भी करना है। तो इन तमाम चीज़ों का हमसे आप अंदाज़ा लगाएं कि जब भी आप लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे तो यू नीड अ राउटर जिसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई होनी चाहिए ताकि वो इन तमाम के तमाम काम को बड़े इजीली कंसिस्टेंट वे पे बड़े इजीली जो है वो जो है वो ऐसा अंजाम दे सकें। अब ये जो काम है ये समटाइम मुश्किल हो जाते हैं अगर कोई लिंक फेलियर हुआ है और राउटर जो है उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो उस केस में जो आपके एलएसपी के पैकेट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे कॉमन मेथड है एलएसपी की लिंक स्टेट पैकेट के डिस्ट्रीब्यूशन का उसको फ्लडिंग कहते हैं। फ्लडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी लिंक स्टेट पैकेट अकर होने के चांस है जो कि हमने 5 पढ़े हैं उनमें से कोई भी चीज़ होती है तो एलएसपी का पैकेट जो है वो एक ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है और तमाम के तमाम नेबर जो हैं उसको रिसीव कर लेते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप ये मल्टीपल राउटर्स हर राउटर्स के पास जो है वो मल्टीपल राउटर्स जैसी एलएसपी का पैकेट किसी के पास ए से डी जाना था तो मेरे पास बीच में बी और सी नोड्स हैं। तो लेट्स से अगर ए ने कोई एलएसपी का पैकेट जनरेट किया तो बी के पास आया तो बी डी को भी भेजेगा, बी सी को भी भेजेगा, जिसकी वजह से सम टाइम ऐसा होता है कि एक अनवांटेड लूप जो है पैकेट्स का कि वो पैकेट्स अनवांटेड जो है ना ट्रैवल करते रहते हैं, ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। अब इससे बचने के लिए क्या स्कीम अप्लाई की जा सकती है जो कि एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड भी है कि जब भी एलएसपी का पैकेट रिसीव हो वो क्या हो कि वो कंपेयर किया जाए स्टोर्ड कॉपी से। अगर वो स्टोर्ड कॉपी आइडेंटिकल है यानी उसके अंदर कोई चेंज नहीं है तो ड्रॉप कर दी जाए, अगर डिफरेंट है तो जो भी एलएसपी का न्यू चेंज आई है वो जो है वो अपडेट कर दी जाए और उसके जो डायरेक्टली नेबर्स हैं सबको ना भेजी जाए, पूरी नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर ब्रॉडकास्ट ना की जाए, सिर्फ जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनको भेजा जाए एक्सेप्ट जो सोर्स से आया उसके अलावा। यानी अगर ए टू डी कोई ए के अंदर कोई चेंज आई है लिंक के अंदर तो बी और वो सी को भेजेगा और उसके अलावा डी के लिए वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक है, बेस्ट एफिशिएंट पाथ जो उसने कैलकुलेट कर किया उसके मुताबिक वो चेंज भेजेगा नहीं अगर हम फ्लडिंग की बात करते हैं।
फ्लडिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी वजह से आपको क्या होगा कि आपका जो पूरे नेटवर्क के अंदर जो पैकेट्स फ़्लो हो रहे थे फ्लडिंग की वजह से, वो कम होते जाएंगे। अच्छा जी, अब हमने देख लिया कि लिंक स्टेट पैकेट्स कैसे काम करते, लिंक स्टेट पैकेट्स क्या होते हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। और अब हम देखते हैं कि लिंक स्टेट जो एल्गोरिथम लिंक स्टेट जो रूटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर जो पैकेट जो बेस्ट एफिशिएंट पाथ है वो किस मदद से निकाला जाता है। उसके अंदर जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है उसको डाइगस्ट्रा कहते हैं। और ये बेसिकली क्या कहा जाता है कि हर राउटर के ऊपर जितने भी राउटर कनेक्टेड हैं, जितने भी नोड्स यानी कनेक्टेड हैं, हर नोड के ऊपर एक बेस्ट एफिशिएंट पाथ जो है डेस्टिनेशन के लिए वो कैलकुलेट किया जाता है। और उसमें से फिर अमंग हर नोड के ऊपर जो उसके एडजेसेंट नेबर्स हैं उनके अंदर सिलेक्शन की जाती है कि कौन सा ऐसा नेबर है जो कि इन तीनों में से सबसे कम लोएस्ट पाथ रखता है डेस्टिनेशन की तरफ। उसको उन तमाम के तमाम एडजेसेंट नेबर से सिलेक्ट कर लिया जाता है। अच्छा जी, लिंक स्टेट एल्गोरिदम के अंदर जो है ये इंफॉर्मेशन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन होती है। चार किस्म की इंफॉर्मेशन हैं। एक को कहते हैं लिंक स्टेट डाटाबेस, एक को कहते हैं पाथ, एक को कहते हैं टेंट और एक को कहते हैं फॉरवर्डिंग डाटाबेस। लिंक स्टेट डाटाबेस बेसिकली क्या होती है कि ये वो तमाम की तमाम लेटेस्ट लिंक स्टेट पैकेट्स की इंफॉर्मेशन होती है जो कि राउटर्स के अंदर नेटवर्क के अंदर राउटर के पास मौजूद होती है। पाथ क्या है, वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेस्ट पाथ जो है वो फाइंड करके वो प्लेस कर लिया जाता है। टेंट क्या है, बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर है स्टोरिंग पाथ करंटली, यानी अभी टोटल सोर्स टू डेस्टिनेशन पाथ फाइंड नहीं हुआ, लेकिन एक टेंटेटिव एक नोड टू नोड यानी हर एक फेज़ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ है फ्रॉम करंट जो आपकी डेस्टिनेशन बन रही है। लेट से ए टू डी आपने जाना है और बी सी आपकी दरमियान वाली डेस्टिनेशन है। तो बी और सी पे जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा बी और सी के दरमियान में, वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेंटेटिवली कहीं पे स्टोर की जाएगी और वो जो डाइगस्ट्रा के अंदर वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली आपकी टेंट के अंदर सेव की जाएगी। ठीक है जी। और उसके बाद एक फॉरवर्डिंग डेटाबेस होता है जिसके अंदर तमाम की तमाम आईडी स्टोर होती है जो कि फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन आपके पास पाथ की सूरत में आप फाइंड कर लेते हैं कि ए टू डी जाने के लिए आपके पास ए टू बी बेस्ट पाथ है, उसकी आईडी क्या है। बी और डी पे जाने के लिए पूरी आईडी आप निकाल लेते हैं, फॉरवर्डिंग डेटाबेस बना लेते हैं। यहाँ ए टू सी आपका शॉर्टेस्ट पाथ है और सी से डी आपका शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप एक फॉरवर्डिंग डाटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। तो रूटिंग लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम के अंदर चार किस्म की इंफॉर्मेशन होगी। एक लिंक स्टेट डाटाबेस होगा, एक पाथ होगा, एक टेंटेटिव पाथ होगा, एक को फॉरवर्डिंग डाटाबेस कहेंगे। अब ये बेसिकली जो लिंक स्टेट रूटिंग एल्गोरिथम है जो डाइगस्ट्रा है ये काम कैसे करता है। इसके अंदर बेसिकली इनिशियली जो है वो आपका सोर्स निकाल लिया जाता है और उसकी डेस्टिनेशन की तरफ जो भी उसका एक आपका डेस्टिनेशन है रिक्वायर्ड, आगे हम अभी इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, और उसके मुताबिक आप एक निकाल लेते हैं कि आपका सोर्स क्या है और फिर उसको 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद बेसिकली आप क्या करते हैं कि हर एक नोड के ऊपर आप उसके एडजेसेंट जो नेबर्स हैं उनके दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं कि उनके दरमियान में सबसे कम पाथ आगे जाने के लिए क्या है, टुवर्ड डेस्टिनेशन क्या बनता है। फिर उसी से एडजेसेंट जितने भी नेबर्स हैं उनके दरमियान में दोबारा आप जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं कि इनके दरमियान में जो एडजेसेंट नेबर आगे आ रहे हैं उनके कौन कौन से बनते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बनते हैं। उनमें से फिर आप अमंग सेलेक्ट करते हैं कि अब इसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ ये है। ठीक है। तो ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है, इसलिए ये बार बार हर एक राउटर के ऊपर किया जाता है, और ताकि अगर किसी भी टाइम पे कोई राउटर के ऊपर ओवरऑल कॉस्ट जो है लिंक स्टेट की ओवरक्लॉक कॉस्ट जो है वो कम आ रही है वो ऑलरेडी सेलेक्ट किया जाता है। यही ड्रॉबैक था जो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम था जिसके अंदर करंटली जो आपका एक एडजेसेंट नेबर के अंदर जब पहुंचते हुए आपके पास शॉर्टेस्ट पाथ आ रहा है उसको सिलेक्ट किया जाता था, ना कि ओवरऑल कॉस्ट देखी जाती थी। लाइक अगर ए टू डी जाना है और ए टू बी 2 है और फिर और बी टू डी आपके पास 8 है लिंक कॉस्ट है, और ए टू सी 3 है लेकिन सी टू डी आपके पास क्या है 1 है।
अब अगर हम डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम की बात करें तो ए टू बी और ए से मैंने डी तक जाना है, तो मेरे पास दो पाथ हैं, बी और सी। बी की कॉस्ट आ गई 2, सी की कॉस्ट आ गई 3। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम ये कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ जो आपके पास एडजेसेंट नेबर है उस पर पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट लिंक कॉस्ट क्या है। तो हमारे पास इस केस में लिंक कॉस्ट है बी के लिए, तो मैं बी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप देखें तो बी टू डी 8 लिंक कॉस्ट है, लेकिन सी टू डी 2 लिंक कॉस्ट है। अगर हम ओवरऑल टोपोलॉजी की बात करें तो हमारे पास ए टू डी शॉर्टेस्ट पाथ है वो सी का, यानी ए टू सी सी 3 हो गया और 3 टू सी टू डी हो गया 2। टोटल लिंक कॉस्ट आ गई 5। लेकिन मैंने क्योंकि डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम किया जो कि सिर्फ एडजेसेंट नेबर के ऊपर जाता है, तो मैंने शुरू में ए टू बी 2 सेलेक्ट किया, लेकिन आगे मेरे पास जो लिंक कॉस्ट आ गई थी डी की, बी टू डी, वो 8 आ गई। मजबूरन मुझे सेलेक्ट करनी पड़ी क्योंकि मेरे पास और कोई अल्टरनेट वे पाथ नहीं अवेलेबल था डी के लिए जाने का। और मेरे पास जो पहला मेरा नेबर था जो मैंने शॉर्टेस्ट पाथ पे शॉर्टेस्ट लिंक कॉस्ट पे सेलेक्ट किया हुआ था वो बी था, तो ओवरऑल लिंक कॉस्ट मेरे पास जो है वो बढ़ गई 10। तो ये ड्रॉबैक्स थे डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के, जिसके अंदर जो कि ओवरकम किए लिंक स्टेट एल्गोरिथम के अंदर, जिसके अंदर ना सिर्फ हर एक लेवल, हर नोड लेवल पे दोबारा कैलकुलेशन की जाती है ताकि ओवरऑल जो पूरे नेटवर्क की आपके लिंक कॉस्ट है वो कम से कम निकल सके। तो ये देखिए हमारे पास एक एग्जांपल, एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के जो है इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो लिंक स्टेट डाटाबेस के अंदर देखें जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं उनकी लिंक, उनका आईडी और उनकी जो लिंक है नेबरिंग आईडी और नेबरिंग एड्रेस और उसकी जो लिंक कॉस्ट है वो हर एक की गिवन है। यानी ए का जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर है दैट इज़ बी, उसकी लिंक कॉस्ट 6 है, ए टू डी 2 है। इसी तरह हर एक नोड की लिंक स्टेट डाटाबेस मौजूद है। अब अगर हमने देखना हो कि हमारी जो सोर्स है वो सी है और हम ए तक जाना चाहते हैं, तो हम डाइकास्ट्रा एल्गोरिथम जब इम्प्लीमेंट करते हैं, लिंक स्टेट राउटिंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं ये कैसे निकाल सकता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया राउटिंग आईडी सी, वो 0 से स्टार्ट हुआ। इसके जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं वो देखें कौन कौन सी है, एक जी है, एक एफ़ है और एक बी है। तो ये देखें सी टू एफ़ क्या है, सी टू जी की लिंक कॉस्ट क्या है और सी टू पी की लिंक कॉस्ट क्या है। तो देखिए हमारे पास सी टू एफ़ भी 2 है और सी टू पी भी 2 है। तो हम इन दोनों को इसमें से हम तीनों को क्या करते हैं टेंटेटिव पाथ में डाल लेते हैं। तो अब देखेंगे प्लेस हमने क्या किया जी के अंदर प्लेस एफ़ इन पाथ शो एंड सॉलिड, हमने बी दोनों एक जैसे थे तो हमने क्या किया एफ़ को सिलेक्ट कर लिया। अब एफ़ के अंदर देखें आगे जी और ई फिर दोबारा आ जाते हैं। तो जी एक ऑलरेडी अवेलेबल है और एक अब हमारे पास जी का पाथ आ गया। तो देखें कि न्यू जी क्योंकि बेटर है क्योंकि उसकी लिंक कॉस्ट 3 है और ओल्ड जी की जो लिंक कॉस्ट थी वो 5 है, तो ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और न्यू जो लिंक पाथ है, न्यू पाथ जो है वो बेटर पाथ जो है वो कि जिसकी लिंक कॉस्ट 3 है वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर हम ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये कम हो गया। अब क्योंकि बी भी शॉर्टेस्ट पाथ था, अब ये तो नहीं है ना कि हम ये वाला निकाल लें और इससे आगे फिर एक ही डेस्टिनेशन निकालना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें क्या करना है, क्या क्योंकि हमने पढ़ा कि ये ओवरऑल तमाम के तमाम नेटवर्क के अंदर हर राउटर के ऊपर एफिशिएंसी निकालता है। तो क्योंकि बी भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ था, तो अब हम बी के ऊपर देखते हैं कि अब उधर से आगे ए पे जाने के लिए हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ क्या बनता है। तो अगर हम देखें तो ए टू बी जाएँ, बी से आगे हमारे पास दो पाथ हैं दैट इज़ ई एंड ए, क्योंकि इधर से हम आगे सोर्स तक नहीं जा सकते ना, तो यहाँ से हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया तो हम बी की तरफ गए। बी से हमारे पास ई भी मौजूद है और ए भी, तो शॉर्टेस्ट पाथ 3 है, तो हम 3 को सेलेक्ट कर लेंगे। इस वाले ई के अंदर जाने के लिए हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे ई का ये शॉर्टेस्ट पाथ लिंक कॉस्ट वाला कम पड़ा हुआ है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और यहाँ से ई पे चले जाएंगे। तो देखें ई से भी हमारे पास आगे डी अवेलेबल है और क्योंकि एक्सटेंडेड टैम्प, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो है जी की आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी वो टेंटेटिव पाथ में अवेलेबल है। तो आगे फिर हम देखेंगे डी से ए की तरफ जाएंगे तो न्यू ओल्ड पाथ 8 था और न्यू लिंक कास्ट उसकी 7 है,
तो हमारे पास जो सी टू ए जाने का रास्ता है वो हमारे पास ये कैलकुलेट हो गया, और ये हमने इस हवाले से अपने पास इंफॉर्मेशन सेव कर ली। एक दफ़ा इसको दोबारा देखते हैं कि हमने सी से ए की तरफ जाना था। ठीक है जी, सी से ए की तरफ जाना था। सी से अगर जी की तरफ जाता हूँ तो आगे मेरे पास कोई, आगे ए पर जाने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मुझे लेफ़्ट साइड पे आना है। तो सी से एफ़ की तरफ जाऊँगा, सी से एफ जी एफ़ जा सकता हूँ, एफ़ से ई आ सकता हूँ और फिर आगे जा सकता हूँ। यहाँ सी से बी और फिर बी से ए जा सकता हूँ। तो ओवरऑल मैंने लिंक कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने अपना सोर्स सेलेक्ट किया। सोर्स से जो मेरे पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स थे उनको निकाला। तो सबसे पहले हम एफ़ को देख लेते हैं। एफ़ को अगर हमने सेलेक्ट किया तो आगे हमारे पास जी है और ई है। तो जी से तो मुझे ए पे डायरेक्टली कनेक्टेड कोई नेबर नहीं है, तो मेरे पास ई की एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो ई को हम एक टेंटेटिव पाथ में सेव कर लेते हैं इस पूरे पाथ को। और फिर हम बी की अब आगे, क्योंकि जी हमारे पास एक, सबसे पहले देखते हैं कि जी का हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनता है। तो जी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ ये है, तो हम इस वाले जी को एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हमने एलिमिनेट कर दिया नेक्स्ट फेज़ में। तो जब हमने ये एलिमिनेट कर दिया तो जी के पास, जी से आगे ए पे जाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन ई से आगे मेरे पास रास्ता मौजूद है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास सी से जो बी की तरफ रास्ता था वो भी लिंक कॉस्ट 2 थी। तो मैं आगे फिर इसका भी आगे एक बेस्ट एफिशिएंट पाथ निकालने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि क्या ओवरऑल मेरे पास जो लिंक कॉस्ट है वो यहाँ से बेहतर आती है कि इस वाले सिनेरियो से बेहतर आती है। तो इसी तरह फिर हमने ये बाय वन इसको एलिमिनेशन में डाला और चेक करते कि कौन सा पाथ अवेलेबल है और कौन सा बेस्ट पाथ बनता है। तो इसी तरह हमने इसके अंदर इसका बेस्ट पाथ निकाल लिया। तो लिंक स्टेट रूटिंग प्रोटोकॉल जो है, ये तो हमने देख लिया कि अगर हमने एक आइडियल केस बनाया जिसके अंदर हमारे पास एक टोपोलॉजी अवेलेबल थी और उस टोपोलॉजी के अंदर हमने एक इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया। एक सी टू ए का एक एल्गोरिदम हमने निकाला और पाथ निकालने के बाद बेस्ट एफिशिएंट पाथ कैलकुलेट कर लिया, और वो एक डेटाबेस जो है वो तमाम की तमाम डेटाबेस पूरे के पूरे नोड्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि सी से अगर ए की तरफ जाना है तो वो क्या रास्ता अवेलेबल है। इन केस अगर कोई भी चेंज आती है नेटवर्क के अंदर, और चेंज आने के बाद यानी चेंज इसकी सूरत में भी आ सकती है कि लिंक कॉस्ट रिड्यूस हो गया या लिंक कॉस्ट इंक्रीज़ हो गया, या कोई लिंक जो है वो फेल हो गया, या कोई राउटर जो है वो ऐड हो गया, जैसे हमने पहले भी देखा। तो इन केस अगर कोई चेंज आती है इस पूरे नेटवर्क के टोपोलॉजी के अंदर, जो कि हमने बेस्ट एफिशिएंट पाथ निकाला है, ये टेंटेटिव पाथ भी ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि देखें इध बी से ई और ई से डी का जो लिंक कॉस्ट है वो चेंज हो गया, ए टू 10 हो गया, और ए टू डी टू ए का भी जो लिंक कॉस्ट है वो भी चेंज हो गया। अब क्या होगा, क्या यही बेस्ट एफिशिएंट पाथ रहेगा? नहीं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा जो है लिंक इसका जो है बेस्ट एफिशिएंट पाथ फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो हम रिकॉल करेंगे अपनी बेस्ट पुरानी इंफॉर्मेशन और देखेंगे कि पाथ इज़ मोर एफिशिएंट, कौन सा पाथ है जो कि इधर से इधर जाने का एफिशिएंट है। पुराना, इससे पिछली जो स्टेट थी, इससे पिछली ये स्टेट थी ना जिसके अंदर हमने ए और ए को कंपैरिजन किया था, इधर 8 था और इधर 2 था, तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया था। 7 था, 8 और 7 था, और 7 हमने सेलेक्ट कर लिया था। अब देखें कि इधर डी से ए जाने के लिए मेरे पास 12 की लिंक कॉस्ट है, लेकिन इधर मेरे पास लिंक कॉस्ट 8 है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एलिमिनेट कर दूँगा। अब हमारे पास फिर इंफॉर्मेशन आ गई कि सी से बी जा सकता हूँ और बी से ए आ सकता हूँ, और ये एक टोटल मेरे पास एक लिंक अवेलेबल है। और ये जो मेरे पास ओवर लीव्स अवेलेबल हैं, ये मेरे पास टेंटेटिव पाथ मेरे नेटवर्क के अंदर मौजूद है। इन केस अगर मुझे इसके अलावा कोई चीज़ अवेलेबल है, शॉर्टेस्ट पाथ मुझे चाहिए जी पे जाने के लिए और डी पे जाने के लिए, या बी सी से बी और बी से फिर ए पे जाने के लिए, वो तमाम का तमाम स्ट्रक्चर फॉरवर्डिंग टेबल मेरे पास हर नोड पे अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी आपके पास डायगस्ट्रा की एग्जांपल, जो कि एक जनरली एक टोपोलॉजी के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट होता है सादे तरीके से, और अगर इन केस जो आपने बेस्ट एफिशिएंट पाथ फाइंड किया है उसके बाद कोई टोपोलॉजिकल चेंज आती है तो वो कैसे उसके अंदर चेंज होगा। तो इसी की बात करें तो जो शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट हमारे पास एक एल्गोरिदम है, लिंक स्टेट एल्गोरिदम है, जिसके अंदर डायगस्ट्रा इम्प्लीमेंट होता है। उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है वो OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिदम बेसिकली है क्या कि ये लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है जिसके अंदर लोड बैलेंसिंग अवेलेबल है। ठीक है जी।
जिसके अंदर आप लोड बैलेंसिंग अवेलेबल है और आप बेसिकली एक बड़े नेटवर्क को डिफरेंट स्मॉल एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सबसेट बना देते हैं छोटे एरियाज़ के अंदर। और एक एरिया जो एरिया ज़ीरो होता है वो आपका बैकबोन एरिया होता है, और उसके अलावा जितने भी एरियाज़ आप बनाते हैं वो तमाम के तमाम एरियाज़ बैकबोन एरिया के साथ कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर एक एरिया बॉर्डर राउटर होता है, जो कि डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो मेन राउटर्स होते हैं उनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए काम हो रहा होता है, काम करता है उस हवाले से। OSPF ऑटोनोमस सिस्टम, क्योंकि OSPF अलाउ करता है मल्टी लेवल राउटिंग स्ट्रेटजी। तो जब मल्टी लेवल स्टोर राउटिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करता है तो इसका मतलब है कि अगर आपने इसको आप डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर पार्टीशन कर सकते हैं, और उस एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर मल्टीपल एरियाज़ इंप्लीमेंट करके आप उसको अपना एक जो है रूटिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और भी OSPF के अंदर 5 किस्म के मैसेजेस होते हैं। ये पहले को कहते हैं हेलो मैसेजेस, दूसरे को कहते हैं लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, तीसरे को कहते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, चौथे को कहते हैं लिंक स्टेटस अपडेट, एंड फिफ्थ को कहते हैं लिंक स्टेटस एक्नॉलेजमेंट। हेलो मैसेज बेसिकली ये क्या होता है कि अलाउ करता है राउटर को टेस्ट करने के लिए फॉर टेस्टिंग पर्पस के जो आपका नेबर है वो रीचेबल है कि नहीं है। तो ये हेलो मैसेजेस एक पीरियोडिक टाइम के तौर पर पीरियोडिक टाइम पे कुछ देर बाद या कुछ अरसे में ये जो है ये भेजा जाता है ताकि ये चेक किया जाए कि आपका नेबर जो है वो एक्टिव है कि डीएक्टिवेट हो चुका है। अगर को वो ऑलरेडी एक्टिव है तो वो उसको रिस्पॉन्ड एक्नॉलेजमेंट कर देता है, अगर अवेलेबल नहीं है तो वो फिर भी एक्नॉलेजमेंट आपके पास किसी न किसी सूरत में आती है, जिसके फिर आप अपना एक पूरा डेटाबेस अपडेटेबल कर लेते हैं। ठीक है जी। और द हाउस दैट एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट के तौर पर ये बेसिकली आपके पास रिस्पॉन्स आपके पास आता है। फिर एक लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का पैकेट है। व्हेन रिक्वेस्टेड, किसी भी चीज़ की जब रिक्वेस्ट की जाती है ये पैकेट इंफॉर्मेशन लेता है वो राउट का डेस्टिनेशन तक, और उसकी इंफॉर्मेशन फिर वो इंक्लूडिंग द लिंक कॉस्ट डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पाथ। लिंक से एडवर्टीजमेंट की जाती है जब आपके पास आप एक राउट कंप्लीट राउट बनाना चाहते हैं और डेस्टिनेशन तक, सोर्स डेस्टिनेशन तक, और ये अपने नेबर की जो लिंक कॉस्ट है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को भेज रहा होता है। फिर एक लिंक स्टेटस अपडेट का पैकेट है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है रिक्वेस्ट को कि इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर लिंक्स राउटर में बी गिवन दिस रिक्वेस्ट इफ़ अनदर राउटर हैज़ आउटडेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। किसी के पास अगर कोई आउटडेटेड इंफॉर्मेशन है तो वो बेसिकली क्या करेगा, वो ये पैकेट लिंक स्टेट अपडेट जो है वो उसके पास लिंक स्टेट रिक्वेस्ट जो है वो उसके पास जाती रहती है। फिर एक लिंक स्टेट अपडेट है। ये बेसिकली वही है कि अगर कोई डेट अपडेट हुई किसी भी वजह से, कोई लिंक फेलियर हुआ, कोई कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, कोई कॉस्ट रिड्यूस हुई, तो ये अपडेट बेसिकली एक दूसरे के साथ शेयर कर ली जाती है। ये 5 किस्म के मैसेजेस हैं जो कि OSPF के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसके अंदर एक हेलो मैसेज, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन, यानी जब भी आपने कोई लिंक स्टेट की टोपोलॉजी बनानी है तो लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट की जाती है। लिंक स्टेट रिक्वेस्ट के आप रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टेटस के एक या इससे ज़्यादा का जो लिंक्स की स्टेटस है वो क्या अवेलेबल है। फिर लिंक स्टेट अपडेट है कि इस केस में अगर कोई अपडेट अवेलेबल है तो वो अपडेट आपके सामने की जाती है। फिर लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट है जो कि इंडिकेट करती है कि LSU रिसीव हुआ है, यानी लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट आपको अपडेट आपको रिसीव हुई है नहीं हुई। ठीक है जी। तो लिंक स्टेट जो एल्गोरिथम है, यानी जो OSPF है, ये बेसिकली डिफरेंट एरियाज़, मल्टीपल एरिया, सिंगल एरिया पे भी इम्प्लीमेंट हो सकता है और मल्टीपल एरियाज़ पे भी इम्प्लीमेंट होता है। तो हम अभी जो एग्जांपल देखेंगे, जो कि हम प्रैक्टिकल एग्जांपल पैकेट ट्रेसर पे करेंगे, वो सिंगल एरिया पे करेंगे, एरिया 0 पे, जिसके अंदर हम 3 राउटर्स को लेंगे और उसके ऊपर OSPF को कॉन्फ़िगर करेंगे, और कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो OSPF के 3 वर्जन्स हैं, OSPF 1, OSPF 2 एंड OSPF 3। OSPF 3 जो है वो बेसिकली IPv6 के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और SPF 2 जो है वो आपके पास यानी
मल्टीपल एरियाज़ हैं, लेकिन वो है IP4 के लिए। OSPF1 जो था ये बेसिकली सिंगल एरिया के लिए, यानी जिसके अंदर सिर्फ सिंगल एरिया इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये 3 वर्जन जो हैं OSPF के आपको बुक में मिल जाएंगे, किसी भी बुक के अंदर आप ढूंढ सकते हैं। OSPF1 जो कि सिर्फ सिंगल एरिया को देखा करता था, फिर OSPF का एक नया वर्जन लॉन्च किया गया जिसको OSPF2 कहते हैं, जिसको मल्टीपल एरियाज़ के लिए भी कंपेटेबल बनाया गया। एंड थर्डली OSPF3 जो कि मल्टीपल एरियाज़ के साथ IPv6 की एडवांसमेंट भी उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन भी उसके अंदर की, IPv6 के अंदर भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। तो टुडे आजकल अगर कोई देखें, जितने भी वैन जो आपके वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं उनके अंदर मोस्टली OSPF कन्फिगर्ड है और वो इम्प्लीमेंटेड भी है। तो लिंक स्टेट एल्गोरिथम के अंदर लिंक स्टेट जो प्रोटोकॉल है उसके अंदर 2 किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट होते हैं। एक को OSPF कहते हैं जो कि हमने देख लिया, और एक को ISIS कहते हैं, इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम। ठीक है जी। तो आज जो हमारा एग्जांपल जो हमने काम करना है वो OSPF है। तो हम अब देखते हैं, अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ जाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं।